নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবিতে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন কংগ্রেসের রাজ্যের কনভেনর আচার্য সবাই জানেন সিআরপিএফ এর মিছিল চলে এসেছে। আমাদের আদিবাসী ভাই আমাদের সর্বভারতীয় কনভেনর রাজ্য কনভেনর আজকের এই মিছিলকে আমরা বলবো কলকাতা কোথা থেকে আসছো? কোথা থেকে আসছো তোমরা? বাড়ি কোথায়? হ্যাঁ একটা গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ভুল বুঝিয়ে রাজু ঘোষের রাজু ঘোষ এসে গেছেন, সঞ্জয় মন্ডল এসেছে, প্রথম নেতা দাবিতে যার নেতৃত্বে আমরা সোচ্চার হচ্ছি। আপনাদের মনে রাখতে হবে মতুয়াদের মধ্যে দুটো গোষ্ঠী আছেন। একটা গোষ্ঠী লাগাতার লড়াই করে যাচ্ছে মমতা বালা ঠাকুরের নেতৃত্বে, আর একটা গোষ্ঠী শান্তনু ঠাকুর, অসিত সরকার, জগন্নাথ, এরা সবাই মানুষকে ভুল বুঝিয়ে হয়ে গেছে রাজ্যে। তাই এই অনুষ্ঠানে আমি সভাপতি হিসাবে ঘোষণা করছি ইউনাইটেড ফোরাম অফ ভোট ফর ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় কনভেনর রাজু ঘোষকে সভাপতি হিসাবে আমি ঘোষণা করছি। जनाब आपका नाम? मोहम्मद सैफुर रहमान। मोहम्मद सैफुर साहब, आज जो आप लोग की ये रैली यहाँ पे मीटिंग चल रही है, किस रिगार्डिंग है? ये इसलिए चल रही है कि हमारे अभी तो बहुत जुल्म हो रहा है। जैसे आदिवासी है, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, सिख है, सभी में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। इसलिए जुल्म हो रहा है कि हम लोग के पास सब कुछ है, आई कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, सब कुछ है, फिर भी हम लोग गाली के यहाँ के नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो हम लोग का ये मेन मोटो ये है कि बीजेपी को हटाना है। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी को इन्हीं हो हटाना है। आदिवासियों के पास जो उनका पहचान पत्र नहीं है, इसको लेकर के आप बीजेपी को यहाँ पे बता रहे हैं दोषी, तो क्या पूरी जिम्मेदार बीजेपी है? 100% है, क्योंकि वो लोग की ये सोच है कि वो लोग आई कार्ड बनने नहीं देते हैं। अगर नाम भी दिया जाता है वो कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल होता है भाई? राशन कार्ड है, वोटर कार्ड क्यों नहीं बन सकता है? पैन कार्ड है तो सिटीजनशिप क्यों नहीं उसको मिल सकता है? ये तो सरासर जुल्म है ना भाई। इसी के लिए हम लोग ने पूरे ऑल ओवर बंगाल से, यहाँ से इवेंट के बाहर से भी लोग आए हैं। एक आंदोलन चल रहा है, ये मीटिंग चल रही है इसी को लेकर। तो आदिवासियों के इस हक को लेकर के आप लोग कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक जा सके, पार्लियामेंट जाएंगे, जहाँ तक जितनी अपनी ताकत। इस काम को करने में कोई दुश्वारी अब तक आई आपको? बहुत सारी दुश्वारी आती है, बहुत सारी आती है। सबको इंशाल्लाह पार करते जा रहे हैं। आप लोग अंदर भी जेल भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आदिवासियों के हक के लिए लड़ाई चलती रहेगी? जी इंशाल्लाह चलती रहेगी। इस सभा से आप देश में क्या वार्ता देना चाह रहे हैं आप? देखिए यहाँ पर तमाम समाज के लोग, आप मेरे से भी इंटरव्यू लें, मेरे मधुआ समाज के भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, दलित भाई हैं, नमशूद्र भाई हैं, तमाम तबके के लोग, हिंदू भाई और ब्राह्मण भी हैं यहाँ पर शामिल। विनय दुबे भी आएगा जो एक ब्राह्मण है, या हर्षमंदर साहब आएंगे, या राजरतन अम्बेडकर साहब आएंगे। अम्बेडकर साहब के जो है वो वंशज हैं। तमाम लोग यहाँ आए हैं। इंडिया जो है वो इंडिया मतलब जो हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान को बचाने के लिए आए। बाबा साहब के अम्बेडकर के जो है संविधान को बचाने के लिए आए, अपने मुल्क को बचाने के लिए आए। और जो हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है मधुआ समाज को, तमाम समाजों को, कि आपको एनआरसी के बाद में आपको जो है हम नागरिकता देंगे, ये भूल बात है। क्योंकि 2019 में कानून पास होता है सीए का, उसमें बताया जाता है 2014 से पहले जो पासपोर्ट एक्ट से आया है, पासपोर्ट एक्ट के तहत जो हिंदुस्तान में दाखिल हुआ उसको नागरिकता मिलेगी। हमारे तमाम मधुआ भाई पासपोर्ट एक्ट से नहीं आए। यहाँ 3 करोड़ आबादी है मधुआ समाज, आप तहस नहस कर देंगे एनआरसी के नाम में, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर हमारा ये जोड़ जो है हिंदुस्तान में जो नया जोड़ बना है उस जोड़ को सपोर्ट कर रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ वोट फॉर इंडिया का मकसद है जो नया जोड़ बना है इंडिया जोड़, उस जोड़ को हम लोग सपोर्ट करें। नफरत আসতো সেটা চালু হবে 2000
যদি 2024 আপনারা না করতে পারেন তাহলে কিন্তু ভোটাধিকার থাকবে না তাদের। এই যে ভারতবর্ষে করে নাবি इंटरनेशनल मीडिया पे आवाज सुनी है कि मोदी जी अच्छे दिन কথা ছিল अच्छे दिन कब आएंगे अच्छे दिन कब आएगा तब मेरी डिसमिस करके इंक्वायरी आगे भेज दिया गया आज एसडीओ বিলম্বিত করব না আমাদের মঞ্চে অনেকেই আছেন সকলে 2 মিনিট করে বক্তব্য বলবেন তো আমাদের কাছে সকলের কাছে অনুরোধ আমরা একজোট হই এবং 2002 আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে দুজন সেনাবাহিনীতে প্রথম আওয়াজ তুলেছিলাম একজনকে মেরে দেওয়া হয়েছে। इस सभा में आप उपस्थित हुआ, इस सभा से आप देशवासियों को क्या वार्ता देना चाहते हैं? देखिए पूरा देश, पूरा राज्य, देश के जितने हैं सब वो इस समय मोदी सरकार से नाखुश है। जिस तरह से महंगाई है, बेरोजगारी और लोगों पे अत्याचार और कानूनी प्रक्रियाओं का एक तानाशाही रवैया जो चल रहा है उसको देखते हुए लोगों के अंदर जो गुस्सा है उसको लेके हम तमाम लोग जगह जगह जा रहे हैं और लोगों को एकजुट कर रहे हैं। ये उसी का एक हिस्सा है। आज 3 अक्टूबर को उत्तर वेस्ट बंगाल की एक सबसे बड़ी सभा हो रही है जिसमें हम तमाम लोग आए हैं। देश से भर के जितने भी एक्टिविस्ट हैं सारे लोग जमा हुए हैं और लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी भले के लिए सोचिए, वो जितना हो सकता है इस सरकार के खिलाफ खड़े हो इनका आवाज़ उठाइए। सर, 1 वोट 1 नेशन के बारे में आपका क्या तजुर्बा है, बताइए। देखिए ये पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक कि हर चुनाव की अपनी अवधि होती है, विधानसभा चुनाव के एक अपने डेट्स हैं, लोकसभा चुनाव के अपने डेट्स हैं। अगर इस तरह का कोई नियम आता भी है तो कहीं ना कहीं संविधान और जहाँ तक कि लोकल विधानसभा की बात है ये सारी चीज़ें आपस में टकराएंगी और ये दिक्कत ही पैदा करेगी। सबको कैसे जोड़ा जाए? हम इस देश के 4 भाई हैं। अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो ये देश तरक्की कैसे करेगा? इस देश की तरक्की के लिए हम चारों का एक होना बेहद ज़रूरी है। ये आप ये याद रखिए कि अगर इस देश के अंदर चोट हिंदू को लगती है तो उसका दर्द मुसलमान, सिख और ईसाई को होता है। हम इस वतन के, इस मुल्क के 4 भाई हैं। जो काम अंग्रेज़ों ने किया, गोवलकर ने किया, वही काम इस देश के अंदर आज RSS और भाजपा कर रही है। लेकिन हम उनकी एक भी नीति को इस देश में सक्सेस नहीं होने देंगे। अगर इस देश के अंदर सावरकर और गॉडसे जैसे लोग हैं तो इस देश के अंदर गांधी जैसे, नेहरू जैसे लोग, आज़ाद जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग आज भी इस देश के अंदर जीवित हैं जो इस देश को बचाने में लगे हुए हैं। अक्सर आप आया करते हैं और चर्चे पे रहते हैं, आज आप आदिवासियों के लिए आए हैं, तो ये क्या मकसद है खास? देखिए आदिवासी जो है वो हमारे देश की एक रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल राइट्स दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं अपने अधिकार से वंचित है। तो वो जो अधिकारों से अपने वंचित है उन्हीं के अधिकार की लड़ाई है, जिस लड़ाई में हम उनके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। টুপি পরানোর জায়গা পাও না, নাগরিকত্ব 4 বছর ধরে চিৎকার করছি, কেউ আমার কথা শোনেনি, কোনো বুদ্ধিজীবী শোনেনি, কোনো কলকাতার আন্দোলনকারী শোনেনি। শেষ পর্যন্ত রাজু ঘোষকে বোঝানোর পরে রাজু, শিক্ষা মন্ডল এরা সবাই মিলে এই যে আমাদের সুজয় মন্ডল, আমার এই বন্ধু, এরা সবাই মিলে আইনটা বুঝলো। कलकत्ता के दोस्तों को सलाम। मैं दिल्ली से आया हूं और मुझसे पहले जो वक्ता यहाँ पर भाषण दे रहे थे तो शायद उतना जोश मैं न दिखा सकूं आपके साथ, क्योंकि आज जब मेरी आंख खुली तो मुझे मालूम चला दिल्ली में तकरीबन मेरे 25 दोस्तों के घरों पर पुलिस ने रेड करी है और वो 25 के 25 मेरे दोस्त बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, जिनमें बहुत सीनियर लोग भी हैं और वो इस वक्त दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के थाने में बैठे हुए हैं सुबह से। तो देश की जो वर्तमान स्थिति है, उसके हालात हैं वो आज सोशल मीडिया के दौर में, अखबारों के दौर में आप सबको मालूम है। उस पर चर्चा करने की अगर कोई ख़ास हम बताएं कि ऐसे हालात हैं, ऐसे हालात हैं, ऐसे हालात हैं, तो मुझे लगता है कि वो वक्त के साथ ये बताया जाए कि देश में ये समस्या है, क्योंकि वो समस्याएं रोज़ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं।
आप हमको वोट दीजिए। 4 साल होने के बाद आपकी स्थिति क्या है ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और आप ये भी जान लें कि आने वाले दिनों में अगर आप वापस फिर वही काम करेंगे तो पहले आपको घर से बाहर किया जाएगा, यानी कि आपको खुद इस भी मेरे भाइयों को बहनों को जय भीम। सबसे पहले तो मैं इस बंगाल की धरती को नमन करता हूं, जिस बंगाल की धरती ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विधानसभा में भेजकर इस भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी को बनाने का मौका दिया, उसकी धरती को मैं नमन करता हूं। आज क्योंकि मौसम थोड़ा खराब है, बहुत लोगों को और बोलना भी है, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा। आज इस देश को जिस तरह से यूनिटी हम लोग इन मंच पे दिखाई है, पूरे देश भर में ये यूनिटी आज कायम करने की जरूरत है। 2024 की ये इलेक्शन किसी पार्टी के बीच नहीं होने जा रही। ये इलेक्शंस 2 विचारधाराओं के बीच होने जा रही है। एक विचारधारा जो इस देश में न्याय के ऊपर, समता के ऊपर, स्वतंत्रता के ऊपर विश्वास रखती है, उस विचारधारा के खिलाफ दूसरी विचारधारा जो असमानता के ऊपर, जातिवाद के ऊपर, धर्मवाद के ऊपर विश्वास रखती है। ऐसे 2 विचारधाराओं के बीच ये इलेक्शन 2024 में हम लोग देखने जा रहे हैं। और जिस तरह की यूनिटी, जिस तरह का भाईचारा आज इस मंच पर दिखाई दे रहा है, मुझे पूरा विश्वास है अगर इस देश का SC, ST, OBC और जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज है, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम हो, ये सारे लोग अगर इकट्ठा हो जाए तो 2024 नहीं, आने वाले हजारों इलेक्शंस में भी मोदी का बाप भी आ जाए तब भी वो इस देश में जीत नहीं पाएगा अगर इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी इकट्ठा होकर इस देश की रक्षा करने का काम करें। आने वाले समय में हम लोग बहुत बार सुन रहे हैं कि देश का संविधान खतरे में है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जजेस ने उस समय ये बात हम लोगों को बता दी थी। जस्टिस चिलामेश्वर हो, जस्टिस गोगोई हो, जस्टिस जोसेफ हो, उस समय उन्होंने देश का लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन उस समय हमने उनकी बात नहीं मानी। आज भी बाबा साहब अम्बेडकर हमें इतनी बड़ी ताकत देकर गए हैं। 1919 में साउथ ब्यूरो कमेटी। जय भारत। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये शायद आज़ादी के बाद सबसे मुश्किल दौर है हमारे देश में। लोकतंत्र और जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने के नेतृत्व में हमें मिला, वो संविधान के सभी मूल्य आज खतरे में है। 2024 का जो चुनाव है उसकी बात मेरे पहले साथियों ने भी बात की, राज अम्बेडकर जी ने बात की, नदीम ने बात की। ये 2024 का चुनाव क्यों ज़रूरी है? मैं मानता हूँ कि 2024 का जो चुनाव है वो कोई सामान्य चुनाव नहीं है। एक तरह से, और आप मान के चलें, एक तरह से ये एक बार फिर हम अपना चुनाव संविधान सभा की कर रहे हैं, क्योंकि अगर चुनाव बीजेपी और उसके समर्थक पार्टियों का अगर चुनाव में एक बार फिर विजय होगा, तो आज जिस संविधान की रक्षा में हर हिंदुस्तानी, गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, बौद्ध, दलित आदिवासी, महिला पुरुष और दूसरे सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वो संविधान नहीं रहेगा अगर हम भारत के लोग 2024 में सही फैसला नहीं करते हैं। बहुत सारे हर पॉलिटिकल पार्टी में के साथ हमारी परेशानियां हो सकती हैं, असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन ये वक्त आया है जब हम इन सारे असहमतियों को एक तरफ करें, क्योंकि सवाल है कि इस देश का जो संविधान है
उसकी रक्षा अगर हम नहीं करेंगे तो इतिहास हम सबको नहीं माफ़ करेगा। मैं आज कलकत्ते में हूँ। 2 दिन पहले महात्मा गांधी का जन्मदिन था। कलकत्ते में जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, आज़ादी के जश्न में वो शामिल नहीं थे। कहाँ थे? कलकत्ते में थे। अकेले वोट करती है। इस देश की करोड़ों करोड़ जनता है, वो तय करेगी कि इस देश में क्या होगा। इस देश की सुप्रीम कोर्ट तय करेगी क्या होगा। ये भिखमंगे हैं, 5 साल वोट कटोरा लेके आते मांगते हैं, ये क्या है? तो 5 साल फिर आएंगे, हम तय करेंगे कि देश में क्या होगा। स्मृति ईरानी भूल रही है, गैस का सिलेंडर घूम रही थी। आज जब गैस सिलेंडर, अभी एक और एजेंडा, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गैस कम नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने गैस का दाम क्यों कर दिया? 6 महीने साल भर पहले नहीं कर सकती थी। लेकिन और एजेंडा, कल मैंने पढ़ा कमर्शियल में फिर 200 रुपये बढ़ गया, यानी फिर वसूली। अंतर्राष्ट्रीय कीमत नहीं बढ़ी, 200 रुपये कमर्शियल बढ़ गया। कहाँ है स्मृति ईरानी, कहाँ है कंगना रनौत? मुझे बुलाइए, ये सवाल है। ये नहीं तय करी, ये देश की 100 करोड़ की आबादी होते हैं। मोदी बोल रहे हैं जो इंडिया जोट हिंद धर्म खत्म करने वाला है, तो आप तो हिंदू हैं। सी देखिए, हिंदू है, जनगणमन अधिनायक जय है, भारत भाग विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात में द्राविड़ उत्कल वंश, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल वितरण तब शुभना में, मतलब भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो व्यक्ति इस देश में रहता है वो सभी हिंदू है। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा, हिंदू धर्म की परिभाषा है सभी सुखियों में सभी रहे, सर्वे भल सुख रहे, सर्वे स्वस्थ निरामया। ये होता है, ये नहीं होता एक व्यक्ति एक समाज रहे। वो हिंदू धर्म सिखाता ही नहीं, इनका खुद का एजेंडा है। ये खुद की दुकान चला चाहते हैं, ना कभी चली थी न आगे चलेगी। हमने उस 56 इंच के सीने को 13 महीने किसान आंदोलन शुरू करके 2 इंच कर दिया। इस संसद में कानून बनाया, हमने सड़क पे खत्म कर दिया। जब जनता जगेगी, ना स्मृति ईरानी रहेगी, न बाबा रामदेव रहेंगे, न कंगना रनौत रहेगी, न दिग्विजय सिंह रहेंगे, न रमेश बिधूड़ी रहेंगे, न कोई नहीं रहेगा। मैं सवाल कहाँ है? मीडिया लोग, तीसरा बार फिर बीजेपी आ रहा है। मीडिया उनका चल रहा है, उन्होंने खरीद रखा है। सुभाष चंद्र कौन है? सभी तो उनका सांसद है। तो इन्होंने गोदी मीडिया कहता है, जो सरकार कहना चाहती है वही सुनना चाहते हैं। हम सुनते हैं अभिषेक शर्मा, हम सुनते हैं रवीश कुमार, हम सुनते हैं साक्षी जोशी, हम सुनते हैं प्रज्ञा मिश्रा, हम सुनते हैं ये सब। ये कौन है? हुई ये गोदी मीडिया काम होता है कि सरकार सवाल करे, विपक्ष की भूमिका में होता है। ये आज की गोदी मीडिया जनता से सवाल करती है, वो मीडिया नहीं है, मीडिया वो नहीं है बिकी हुई, वो गोदी मीडिया है, वो तलवे चाटती है। ऐसे मीडिया को नकारते हैं। जय हिंद। हिंदू मुसलमानों की एक वोट देखने को मिली है। देखिए, हमारा जो धर्म है, हरि गुरु चाँद हम लोगों को सिखाया है, हिंदू और मुसलमान जिसका धर्म है वो अपने पास है। पहले हम इंसान हैं, तो इंसान का अगर इंसानियत नहीं है तो वो कोई धर्म नहीं है। এখন কেন জোট হলেন আপনারা? দলিত মুসলিম আদিবাসী আদি এক মঞ্চে কেন? আজকে না, আমরা বলছি যে হরিগুরু চাঁদ সেই সময় থেকে আমাদের প্রচুর মতুয়া ভক্ত আছে মুসলমান, এবং 36টা জাতি একটা প্রশ্নটা মানবতা ধর্ম দিয়েছিল হরি ঠাকুর। আমরা সেটা মানে প্রচুর মুসলমান আমাদের বাড়িতে ডাঙ্গা বাজাতে আছে, মতো ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাহলে আজকের জন্য আমরা একটা জোট করেছি মিডিয়ার অফিস, যেটা ওরা 2019-এ বলেছিল নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দেবো। পরবর্তীকালে সেটা কি করেছে, উনিও আবার এই যে 24-এর সামনে 8 লক্ষ লোকের ওরা আধার কার্ড কেটে দিয়েছে এবং মহিলা অনেকে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। তাই আমরা আজকে ভারতবর্ষকে বাঁচানোর জন্য, সংবিধানকে বাঁচানোর জন্য এবং নিঃশর্ত নাগরিকত্ব বাঁচানোর জন্য আমরা এই লড়াই করেছি। মতুয়াবাড়ি আর একটা দল তো তাদের সঙ্গে আছে, কি বলবেন? শুনুন, সে থাকতেই পারে। শুনুন, যদি আবাসটা ভাই থাকে, আপনার বংশ থাকে, তা থাকবেই, সেখানে থাকতেই পারে। যে যাকে পছন্দ করবে থাকবে। हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर आज़ादी हासिल की थी, आज नफरत को जरिए में तोड़ा जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोदी नहीं समझते, अमित शाह नहीं समझते, क्योंकि जो मिलकर रहने में जो आनंद है वो दुनिया में पिछले और ये है एक धर्म निरपेक्ष जब है शादी में होता तो क्या हुआ? अब कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, क्या है? तो नहीं इंसान है। अगर कोई
इंसानियत नहीं आती उसको हम सम्मान नहीं दे सकते। तो देश में तो होंगे होंगे एक सब कुछ देंगे ना, और एक इसको दे रहे नीरव मोदी एक लेके गए पैसा साहब उसको नहीं उसको मालूम क्या वोट है। मैं तो हाईकोर्ट ने बता दिया 13,000 करोड़ रुपये हम जो लिया था सब बोल रहे रिजल्ट जितना पैसा है वो लेकर क्या करें पार्टी को देना है। तो आज अदानी को दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, जो गरीब लोग हैं और गरीब पार्टी के जो भी असहमतियाँ उनके विरोधी दल कांग्रेस से अगर इकट्ठा रह पाए आज भी देश की ज़्यादा आबादी बीजेपी लेकिन बिखरी हुई है सर बीजेपी आरएसएस को इस्तेमाल करे और आरएसएस बीजेपी को इसका क्रोनोलॉजी किस तरह खत्म किया आरएसएस तरह से मुझे नहीं लगता एक दूसरे के जो पूरक है कोई दूसरे का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो दोनों एक ही लड़ाई में, और वो लड़ाई कम से कम 100 साल पहले जब आरएसएस बनी थी, महासभा बनी, तब से वो लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई में बीजेपी भी हिस्सेदार है, अलग अलग संगठन सब उसी के सर इस अम्ब्रेले के नीचे साधारण लोग भी एक जगह जमा हुए हैं, इससे क्या उम्मीदें लगा सकते हैं सर? देखिए लड़ाई तो आखिर में तो साधारण लोगों को लड़ना पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा, क्योंकि संविधान के पहले शब्द क्या है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ने अपने आप बिल्कुल वादे लिए थे 1950। वो वादे आज हम पूरा करना चाहते हैं, कौन तय करेगा? राजनीतिक दल नहीं तय कर सकता, अकेले नहीं तय कर पाएंगे, वोट अकेले नहीं तय कर पाएंगे, हम भारत के लोग ही तय कर पाएंगे। तो वक्त है हम भारत के लोग। सर जैसे अम्बेडकर जी ने भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से खतरे में है ऑलरेडी। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वादे कहा था? इस देश में सबके लिए बराबर का इंसाफ होगा, जस्टिस, आज़ादी हो, विरोध करने की आज़ादी, इबादत की आज़ादी, डर से आज़ादी, इस तरह का बराबरी होगी और मोहब्बत सेट होगी। अब मैं बस ये शब्द कह रहा हूँ, बहुत साफ है कि इन सब से हम बहुत भटक गए। तो संविधान के सभी मूल्यों से हम बहुत दूर भटक गए। और मैं कलकत्ते में हूँ, जैसे मैंने भाषण में भी कहा, 1947 में महात्मा गांधी यहीं थे, क्योंकि यहाँ नफरत का दौर था और यहाँ उन्होंने विश्वास रखा नफरत खत्म हो, लेकिन उसकी एकता बनी, तब से बनी रही। मुझे लगता है कि इसी तरह से देश भर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबकी औरत मर्द सबको हाथ से हाथ इस देश की रक्षा। सर इंडिया ऐलान को 2024 में कैसे हो गया? इस बंगाल की धरती ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में भेजा और मुझे पूरी उम्मीद है इस बंगाल के लोगों पे, बंगाल की धरती पर जिस बंगाल के लोगों ने बाबा साहब को संविधान बनाने के लिए भेजा, वो संविधान बचाने की भी लड़ाई में आगे आएंगे और बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान बचाकर लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। यहाँ से कितने आप पूरी उम्मीद है इस सभा से? मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से मंच पर आज लोग बैठे हुए थे, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज के ब्राह्मण्स भी बैठे हुए थे, इन सबको देखकर यही लगता है कि मोदी से बड़ी फैसिज्म भी ताकत इस देश में आए, तब भी वो लोग इस फैसिज्म को रोक सकते थे। है ना भाई, আমাদের মধ্যে এখন মাননীয় মমতা ঠাকুর রয়েছেন, মথুয়া মহাসং সংবাদী প্রতীক। আমি ওনাকে অনুরোধ করব একটু ম্যাকে চলে আসুন। আজকে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা আজকে কলকাতার বুকে এনআরসিকে নিয়ে এবং দেশকে বাঁচানোর জন্য, সংবিধানকে বাঁচানোর জন্য যারা কলকাতার বুকে পা রেখেছে, তাদেরকে আমার অন্তর থেকে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, প্রণাম জানিয়ে, এবং আমি গর্বিত। আজকে ভাবতে পারিনি কোনোদিন যে এই স্বপ্ন আমাদের পূরণ হবে।
যেটা হচ্ছে যে এক সময় হরিগুরুচাঁদের নেতৃত্বে, যে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে বাবা সাহেব ভীমরাওকে তারা ভোটে জিতিয়ে তাকে পাঠিয়েছিল দিল্লিতে সেই সংবিধান লেখার জন্য। আজকে সেই সংবিধানকে যে ভারত গভর্নমেন্ট তাকে সেই সংবিধানকে যাতে ফিনিশ করে দেওয়া যায় তার জন্য তারা বিভিন্ন চক্রান্ত চালাচ্ছে। এবং আমি গর্বিত যে আজকে সেই আম্বেদকরের আমরা তাকে দেখিনি, কিন্তু মনে করি যে তার মাধ্যমে সেই রাজরতন আম্বেদকর বাবা সাহেবের যে পরপোতা তাকে আমরা দেখতে পেয়ে আমি সত্যি গর্বিত যে আজকে এই মঞ্চে তাকে আমরা সেই মনে করি যে বাবা সাহেব আম্বেদকরই আমাদের পাশে বসে আছে। এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। এবং হর্ষ মার্দার আমাদের প্রধান আইএস ও প্রখ্যাত সমাজকর্মী দিল্লি থেকে আমাদের এখানে এসছে। নাদিম খান মানবাধিকারী কর্মী দিল্লি একটু আগে আপনাদের সামনে বক্তব্য রেখেছেন। মণিদেব চতুর্দেবী প্রধান বিএসএফ এর কর্তা এখানে এসছে, তাকে ধন্যবাদ জানাই। সুজয় মণ্ডল। किसी मन में डर ना हो, खौफ ना हो,